बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 12 हमने स्टार्ट किया है, सोशल इश्यूज आफ्टर डिज़ास्टर। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाई थी कि रिएक्शंस आफ्टर डिज़ास्टर, जो कॉमन रिएक्शंस होती हैं लोगों में सोसाइटी के अंदर डिज़ास्टर के बाद जो लोग सर्वाइव करते हैं, तो वो कौन कौन से मुश्किलात से गुजरते हैं, उनको कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं। ख़ास करके कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमने डिस्कस किए थे कि डिज़ास्टर के बाद, डिज़ास्टर को फेस करने के बाद डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स उनको हो सकती हैं, वो हमने डिटेल से डिस्कस की हुई थी। आज हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर साइकिल। तो डिज़ास्टर साइकिल में आप लोगों ने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट 1 में शुरू में जो हमने साइकिल डिस्कस की थी डिज़ास्टर के बारे में, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल थी। और अभी हम जो डिज़ास्टर साइकिल डिस्कस करने वाले हैं, तो ये इसमें भी मैनेजमेंट की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट साइकिल नहीं है, लेकिन इसमें भी मैनेजमेंट की बातें हैं। लेकिन ये पूरा जो है ओवरऑल एक डिज़ास्टर जब नहीं होती है तब क्या होता है, जब आती है तब क्या होती है, और फिर डिज़ास्टर के इम्पैक्ट जो है उसके ख़त्म होने के बाद क्या होती है, तो पूरा उसका एक साइकिल जो है इसमें दिया गया है। और जो शुरू में हम डिस्कस की थी वो सिर्फ मैनेजमेंट साइकिल थी कि मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से फेजेस होने चाहिए डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, वो हमने उसमें डिस्कस की हुई थी। देखिए, लिखा है Sudden impact natural disasters can be considered as a continuous time sequence of 5 phases। जो नेचुरल डिज़ास्टर जो कि सडनली आ रहे होते हैं, सडनली आ जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर में से कोई भी डिज़ास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो गया, जैसे सैलाब आते हैं, इसी तरह बहुत सारे साइक्लोन्स वगैरह का आना, तो ये जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं, तो ये जब आ जाती हैं सडनली, तो ये एक सीक्वेंस होती है, एक ऐसे टाइम पीरियड होती है कि जिसके अंदर 5 फेजेस होते हैं। वो 5 फेजेस कौन कौन से फेजेस हैं? प्री डिज़ास्टर यानी वो फेज़ कि जिसमें अभी तक डिज़ास्टर आई नहीं होती हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने किसी तरीके से मैनेज करनी होती हैं, इसलिए ताकि हम डिज़ास्टर को आने से रोक सकें। तो ये प्री डिज़ास्टर फेज़ हो गया। और प्री इम्पैक्ट फेज़ वो फेज़ होती है कि जिसमें अभी जो है अभी डिज़ास्टर होने वाली है, होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम उसमें है। इसको हम वार्निंग फेज़ भी बोलते हैं कि इसमें लोगों को वार्निंग दी जाती है कि ये जगह जो है ये खाली कर दिया जाए, क्योंकि अभी इसमें ये सैलाब हो गया या कोई और ऐसी डिज़ास्टर के ये अभी आने वाली हैं। तो वो जो डिज़ास्टर के आने से पहले की थोड़ी बहुत टाइम होती हैं, तो वो कहलाती हैं प्री इम्पैक्ट फ़ेज़। और इम्पैक्ट फ़ेज़ वो फ़ेज़ के जिसमें डिज़ास्टर आ चुकी होती हैं और डिज़ास्टर ने काफ़ी सारा जो है एरिया को, लोगों को अफेक्ट कर दिया होता है, तो वो फ़ेज़ इम्पैक्ट फ़ेज़ कहलाती हैं। और इम्पैक्ट फ़ेज़ के बाद रिलीफ फ़ेज़ के जिसमें डिज़ास्टर अभी ख़त्म हो चुकी हैं और लोगों को फ़र्स्ट एड वगैरह दिया जा रहा है और उनको जो है उस एरिया से निकाल लिया गया है, तो वो जो फ़ेज़ होती है वो रिलीफ फ़ेज़ कहलाती हैं। रिहेबिलिटेशन फ़ेज़ वो फ़ेज़ के अभी उस डिज़ास्टर का जो किस्सा था वो ख़त्म हो चुका है, उनको रिलीफ भी मिल चुकी है, जो इंजर्ड थे तो उनको केयर दिया गया है, लेकिन अब दोबारा क्या करना है कि वो पहले जिस हालत में थे, जिस तरह वो फंक्शनल थे डिज़ास्टर आने से पहले, तो अभी दोबारा उस सूरत हाल में लेके उनको जाना है। तो ये जो फ़ेज़ होती है कि जिसमें हम उनको दोबारा उनकी प्री डिज़ास्टर जो फंक्शनल हालत होती है उसमें ले जाने के लिए मेजर्स करते हैं, तो वो रिहेबिलिटेशन या रिकवरी या रिकन्स्ट्रक्शन फ़ेज़ कहलाती हैं। देखिए, लिखा है प्री डिज़ास्टर फ़ेज़, जिसमें डिज़ास्टर नहीं होती है, इसको नॉन डिज़ास्टर फ़ेज़ भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? केयरफुल एनालिसिस ऑफ पास्ट डिज़ास्टर्स। पहले जो डिज़ास्टर हो चुके हैं, पास्ट में जो डिज़ास्टर आ चुके हैं, तो उनको सही तरीके से उनकी एनालिसिस करनी चाहिए, उनका तज्ज़िया लेना चाहिए कि वो क्यों आए थे, जब आए थे तो कितना उन्होंने नुकसान किया था, किस वजह से आए थे, वो सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगानी है। एडवांस प्लानिंग फॉर डिज़ास्टर, लर्निंग फ्राम द पास्ट। उस जो पास्ट में जो डिज़ास्टर आई हुई थी तो उससे लर्न करके थोड़ा जो है एक्सपीरियंस करके एडवांस प्लानिंग करनी है इस डिज़ास्टर के लिए कि पिछले वाले
डिज़ास्टर अगर आई थी उसमें ये सारे नुकसान हुए थे, तो कौन सी ऐसी मेजर हो सकती है कि इस अभी अगर की जाए तो पिछली दफ़ा जैसा नुकसान जो है वो अभी नहीं हो सकता, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के लर्निंग पास्ट डिज़ास्टर से लर्न करके जो न्यू एडवांस प्लानिंग बनाए जाते हैं वो भी इस फेज़ के अंदर होती हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू टेक टाइमली एक्शन, हेल्थ सर्विसेज को पहले से प्रिपेयर रखना कि अगर डिज़ास्टर आ जाती हैं तो वो सही तरीके से टाइमली एक्शन ले सकें। फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स विद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम, एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम करना कि जिसमें सारा हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड हो, ज़रूरत की सारी चीज़ें हों और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम भी उसमें हो कि जैसे ही डिज़ास्टर आ जाए तो वो लोग टाइम पे एक्शन ले सके। गुड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन की वहाँ पे सहूलियत हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे वीकनेसेस है कि जिसकी वजह से डिज़ास्टर आ सकती हैं, कहाँ पे रिस्क कौन कौन से हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, लोगों को ट्रेन करना, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो जाके अंडर सुपरविज़न जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, तो उनको भी तैयार करते हैं, पहले से उनको ट्रेन करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करना, वहाँ पे कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करना, तो ये सारे काम जो है वो प्री डिज़ास्टर फेज़ में किए जाते हैं कि अभी डिज़ास्टर नहीं है, ऐसे ऐसे मेजर्स किए जाए कि या तो रिस्क फैक्टर्स वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उनको मैनेज किया जाए ताकि डिज़ास्टर आए ही ना, लेकिन अगर आ भी जाए तो उसके लिए भी मेजर्स जो है वो पूरे हो के लोग ट्रेन हो, हॉस्पिटल्स इक्विप्ड हो, डिज़ास्टर जो रिस्पॉन्स टीम है वो बिल्कुल तैयार बैठा हो। तो इस तरीके से ये सारे मैनेजमेंट्स जो है ये प्री डिज़ास्टर फेज़, जिसे हम नॉन डिज़ास्टर फेज़ भी कहते हैं, तो इसके अंदर होती हैं। इसके बाद जो दूसरा फेज़ है प्री इम्पैक्ट फेज़, जिसे हम वार्निंग फेज़ भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिखा है दिस इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर आर एक्यूमुलेटिंग, कि ये वो टाइम होती हैं, वो पीरियड होती हैं कि जिसमें जो इम्पेंडिंग डिज़ास्टर है उसके इंडिकेशंस किए जाते हैं, इंडिकेशंस जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, एक्यूमुलेट किए जाते हैं। इम्पेंडिंग डिज़ास्टर किसे कहते हैं कि ए डिज़ास्टर विच इज़ अबाउट टू अकर, कि अभी वो डिज़ास्टर जो है वो होने वाली है, अभी होगी, वहाँ पे ज़रूर होगी, अभी होने वाली है, बस कुछ ही वक्त रह गया है उस डिज़ास्टर को अकर होने में। तो वो जो डिज़ास्टर होती हैं उसको हम इम्पेंडिंग डिज़ास्टर कहते हैं। तो उसके लिए इंडिकेशन किए जाते हैं, मेजर्स किए जाते हैं। इंडिकेशंस मींस के इम्प्लिकेशंस या जो मेजर्स है उसके लिए यहाँ पे इंडिकेशन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो वो कौन कौन से होंगे, क्या क्या यहाँ पे इंडिकेशंस होंगे, तो लिखा है इंक्लूड्स टाइमली फोरकास्ट और इशू ऑफ वार्निंग, कि जल्दी से क्या करना है, टाइम पे फोरकास्ट कहते हैं पेशगोई करनी है कि अभी ये जो है चीज़ होने वाली है, लोगों को बताना है। इशू ऑफ वार्न करना है लोगों को, जैसा कि साइक्लोन अलर्ट और फ्लड अलर्ट के जो है वो इश्तिहार लगाए जाते हैं उस एरिया में, इमरजेंसी लाइक उसको कर दिया जाता है कि यहाँ पे फ्लड जो है वो आने वाली है या यहाँ पे साइक्लोन यानी तूफ़ान जो है वो आने वाली है। तो इससे क्या होता है, हेल्प इन इवाकुएशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ से लोग जो है वो इवाकुएट हो जाते हैं। इवाकुएट मीन्स कि ये जगह खाली हो जाती है, इसको इम्प्टी कर देते हैं, लोगों को यहाँ से दूर कर देते हैं, लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं। तो प्री इम्पैक्ट फेज़ का जो पर्पस है वो इवाकुएशन ऑफ पॉपुलेशन है, कि लोगों को यहाँ से निकालना। अब तीसरा फेज़ इम्पैक्ट फेज़ के अंदर लिखा है द पीरियड ड्यूरिंग विच डिज़ास्टर स्ट्राइक्स लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। अब देखिए कि ये वो टाइम है कि जिसके अंदर डिज़ास्टर जो है उसने स्ट्राइक कर दी है, उसने निशाना बना दिया है उस जगह को। तो वहाँ पे क्या होता है, डिज़ास्टर स्ट्राइक के बाद डिस्ट्रक्शन होती हैं, एरिया की डिस्ट्रक्शन होती हैं, डेथ्स होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है इम्पैक्ट फेज़ के अंदर, तो लिखा है इट इंक्लूड सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, कि इसमें हम लोगों को सर्च करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड करते हैं, फील्ड केयर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उस फील्ड पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं, बेड अवेलेबिलिटीज़
का हम ख्याल करते हैं, मेडिकल और सर्जिकल सर्विसेज को हम अवेलेबल करते हैं, प्रोविज़न ऑफ फूड एंड शेल्टर, और लोगों को फूड और शेल्टर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये इम्पैक्ट फेज़ के अंदर होती हैं, कि वहाँ पे लोगों को ढूंढ के, उनको सर्च करके, उनको रेस्क्यू करना, उनको केयर प्रोवाइड करना, उनकी जान को बचाने की कोशिश करना, तो ये सब इम्पैक्ट फेज़ के अंदर होती हैं। अब इसके बाद इम्पैक्ट फेज़ के अंदर दो यहाँ पे प्रोसेसेस और होती हैं, वो कौन से हैं? एक तो ट्राइएज है और एक जो है वो टैगिंग है। ट्राइएज क्या है? ट्राइएज स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइएज है, ट्राइएज कहते किसे है? ट्राइएज कहते हैं जो प्राइमरी असेसमेंट होती है कैजुअलिटीज़ की, जिस एरिया जहाँ पे डिज़ास्टर स्ट्राइक कर चुका है, किसी एरिया को डिज़ास्टर निशाना बना चुका है, तो उस एरिया में जाके हम वहाँ पे जो हादसे के जो शिकार लोग होते हैं, जो कैजुअलिटीज़ होते हैं, तो उनको जब हम उनकी प्राइमरीली असेसमेंट करते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि किसको अर्जेंटली केयर जो है वो चाहिए, किसको जो है वो अर्जेंटली ज़रूरत है कि उसको केयर प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी जान बच जाए, और कौन से लोग ऐसे हैं जो थोड़े स्टेबल है, जो खुद चल के पहुंच सकते हैं एक केयर फैसिलिटी तक, और कौन से ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि इमोबिलाइज्ड है, वो जो है मूव नहीं कर सकते खुद से, तो उनको हमने पहुंचाना है हेल्थ फैसिलिटी तक। तो ये जो हम असेसमेंट करते हैं कि अर्जेंटली कौन से ऐसे कैजुअलिटीज़ हैं जिनको केयर की ज़रूरत है, तो ये जो असेसमेंट होती हैं, प्राइमरी असेसमेंट किसी भी डिज़ास्टर की जगह पे, तो ये कहलाती हैं ट्राइएज। सिर्फ डिज़ास्टर की जगह पे ही नहीं होती, ये हॉस्पिटल्स के अंदर भी होती हैं। जनरल जो मरीज़ होते हैं उनमें भी ये देखा जाता है कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट पे उनको अर्जेंटली ट्रीटमेंट चाहिए, कौन से ऐसे हैं जो कि थोड़े स्टेबल है, उनको अगर हम थोड़ा डिलेड ट्रीटमेंट भी दे तो कोई मसला उनको नहीं होगा। तो ये हर जगह हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली डिज़ास्टर की जगह बहुत ज़्यादा जो है ये ज़रूरी एक प्रोसेस होती है कि वहाँ पे हम ट्राइएज करते हैं। देखिए लिखा है, रेपिड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजर्ड इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरीज। क्या करते हैं कि जल्दी से क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ये जो ज़ख्मी लोग होते हैं इनकी जो ज़ख्म है उनके सीवियरिटी के बेस पे, कि कौन कितना सीवियरली ज़ख्मी हुआ है, तो उस बेस पे इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ये जो ट्राइएज जो लफ्ज़ है ये निकला है ट्राइयर से, और ट्राइयर कहते हैं टू सॉर्ट डाउन। टू सॉर्ट डाउन मीन्स कि तरतीब देना। इसमें हम तरतीब देते हैं लोगों को कि कौन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी है, कौन उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, और इसके लिए 4 कलर कोडेड जो सिस्टम है वो यूज़ की जाती हैं, जिसमें एक रेड कलर है, एक येलो है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। अब यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड में वाइट का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ जगह आप लोग ये भी देखेंगे कि ट्राइएज सिस्टम के अंदर वाइट कलर की भी जिक्र होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रेड कलर है, रेड कलर के अंदर वो लोग जो कि उनकी रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, यानी मोर देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट पेशेंट्स ले रहे हैं, उनके कोई पल्सेस जो है, रेडियल पल्सेस अगर हम देखें तो वो पल्पेबल नहीं है, और हम उनको कोई कमांड दे रहे हैं तो वो हमारे कमांड पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट जो है वो रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसको हम इमीडिएट कैटेगरी भी बोलते हैं, कि इनको इमीडिएटली केयर चाहिए होती है, उससे इनकी जान बच सकती है। अगर इसमें हम डिले कर दें तो ये भी ब्लैक एरिया में, ब्लैक कलर में पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो येलो कलर है, तो येलो कलर में वो पेशेंट होते हैं जो कि नॉन एम्बुलेटरी होते हैं, मतलब खुद से नहीं चल सकते, लेकिन इतने भी सीवियर वो ज़ख्मी नहीं हुए होते हैं कि उनकी जो है जान जो है वो बिल्कुल अभी जाने वाली है, जिस तरह रेड एरिया के जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि चल भी नहीं सकते, ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो रेड कैटेगरी में आ जाए, उनकी जान अभी जो है कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ घंटों के अंदर जाने वाली है, ऐसे नहीं होते। थोड़ा उनको टाइम जो है उसमें डिले हो भी जाए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता जितना रेड कैटेगरी में होता है, तो इनको हमने येलो कैटेगरी में रखा हुआ है। और जो ग्रीन कैटेगरी है तो वो इनको हम कहते हैं नॉन अर्जेंट। नॉन अर्जेंट मीन्स के ये ख़ुद इस काबिल है कि ये चल के किसी सेफ़ एरिया तक ये पहुंच सकते हैं फर्दर असेसमेंट के लिए। तो ऐसे जो ज़ख्मी लोग होते हैं इनको हम
ग्रीन कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और वाइट कैटेगरी के अंदर हम ऐसे पेशेंट्स को रखते हैं जिनके पल्स जो है वो चल रहे हो, लेकिन इस तरह स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन वो नहीं कर रहे हो, यानी वो डाइंग जो पेशेंट्स होते हैं, जो मर रहे होते हैं, जो आपको उनको देख के लगता है कि ये मर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स वाइट कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो बिल्कुल डेथ होते हैं तो ऐसे पेशेंट जो है वो ब्लैक कलर के अंदर रखे जाते हैं, कि जो सांस भी नहीं ले रहे हो और आपने कोशिश भी की उनकी एयरवे ओपन करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो सांस नहीं ले रहे हो, तो वो डेथ पेशेंट होते हैं और वो ब्लैक कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर के रेड कैटेगरी जो है उसके अंदर हाईली प्रायोरिटी पेशेंट्स, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हाईली प्रायोरिटी उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कि अभी जो है उनके पल्स जो है वो नहीं चल रहे हैं, वो आपके कमांड्स को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, और जिनकी ब्रीथिंग जो है 30 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होती जा रही है, रैपिड रिस्पायरेशन उनकी होती जा रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को रेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और येलो कैटेगरी के अंदर देख ले मीडियम प्रायोरिटी, यानी जो रेड में नहीं आते उनसे थोड़े स्टेबल है, रेड वालों से थोड़े स्टेबल है, वो येलो में रखे जाते हैं। और ग्रीन के अंदर एम्बुलेटरी पेशेंट जो कि खुद चल के फर्दर असेसमेंट के लिए एक सेफ एरिया तक पहुंच सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स। और ब्लैक के अंदर डेथ पेशेंट्स। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि इसमें ज़्यादा आपने देर नहीं करनी होती है। जो रेड कैटेगरी के अंदर पेशेंट्स होते हैं तो उनको आपने विद इन मिनट्स, विद इन हावर्स, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आपने केयर प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपने उनमें देर कर दी है, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया है, तो वो ब्लैक में जा सकते हैं, वाइट में जा सकते हैं, फिर वाइट से ब्लैक में जा सकते हैं। और येलो का भी यही है कि येलो वालों के लिए भी अगर आपने बहुत ज़्यादा, हाँ खैर है कि रेड वालों की तरह नहीं है ये, लेकिन इनके लिए भी अगर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इनको केयर प्रोवाइड करने में, तो फिर ये रेड में जा सकती है, रेड से वाइट में और वाइट से ब्लैक में जा सकती है। इसी तरह ये एम्बुलेटरी पेशेंट जो होते हैं इनके लिए भी यही है कि इनके लिए भी आपने 2 दिन तक इनको रखा हुआ है और केयर नहीं प्रोवाइड किया, तो फिर ये भी येलो में जा सकते हैं, फिर येलो से रेड में, रेड से वाइट में और वाइट से ब्लैक में जा सकते हैं। तो टाइम का आपने अच्छे से इसमें ख्याल करना है। अब यहाँ पे टैगिंग है। टैगिंग किसे कहते हैं कि एक दफ़ा इनको कैटेगराइज करने के बाद जब हेल्थ फैसिलिटी तक पहुँचाया जाता है तो उसमें जाके इनके नेम, एज, प्लेस और ट्राई-एज कैटेगरी इनकी और डायग्नोसिस और इनिशियल्स जो है वो लिखे जाते हैं। तो ये टैगिंग कहलाती है कि ये कौन है, उसके उनका नाम पता करके उनके एज, उनके प्लेस, उनकी ट्राई-एज कैटेगरी है कि वो रेड कैटेगरी के अंदर है, येलो के अंदर है, ग्रीन के अंदर है, ब्लैक के अंदर है, तो वो लिखी जाती हैं इनकी डायग्नोसिस और इनकी इनिशियल। तो ये कहलाती है टैगिंग। अब इसका जो 4th फेज है रिलीफ फेज, वो आती है। रिलीफ फेज कौन सा फेज है? The immediate post-impact period is the isolation phase where most urgent rescue tasks are accomplished by the survivors using local resources. अब देखिए स्टूडेंट्स के जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट फेज़ के इम्पैक्ट फेज़ जैसे ही ख़त्म हो गई तो उस फेज़ को आइसोलेशन फेज़ का वो रिलीफ फेज़ के अंदर आती है, रिलीफ फेज़ के अंडर कैटेगरी में आती है। लेकिन उसको जो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट फेज़ थोड़ा सा टाइम होता है तो उसको आइसोलेशन फेज़ भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो कि उस डिज़ास्टर के बाद जो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जो अर्जेंट रेस्क्यू टास्क है वो एकम्प्लिश कर दिए होते हैं अपने लोकल रिसोर्सेज वगैरह के थ्रू, उन्होंने वो एकम्प्लिश कर दिए होते हैं। तो वो जो फेज़ होती है उसमें वो इम्पैक्ट के बाद वो बिल्कुल अकेले होते हैं उस टाइम, तो इसीलिए इसको आइसोलेशन फेज़ का नाम दिया गया है। इसके बाद क्या होता है रिलीफ फेज़ के अंदर, तो लिखा है मेजर्स रिक्वायर्स फॉलोइंग हेल्थ इंफॉर्मेशन। हम इसमें उनसे हेल्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, बार बार हम फॉलो अप इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं हेल्थ के बारे में, उनको देखते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे हेल्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या सूरत हाल है अब उनके हेल्थ की। इंफॉर्मेशन ऑन डिसेबिलिटी एंड इंजरीज़, उनको जो इंजरीज़ हुई है, खुदा न खास्ता अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जिस्टिंग, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी एग्जिस्टिंग हैं जो उनको केयर प्रोवाइड कर रही हैं तो उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये उनकी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी है या नहीं। इसके अलावा क्विक सर्वे ऑफ मेडिकल सप्लाईज़, जो मेडिकल सप्लाईज़ होती हैं तो उनकी क्विक सर्वे करनी है कि वो किस तरह हो रही हैं, उनके लिए काफ़ी है या नहीं, कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत मज़ीद पड़ सकती हैं, इसका पता इससे चल जाएगा। सर्वे ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, इसका भी ख्याल करना है ताकि उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है
उसको थोड़ा स्टेबल रखा जाए। सैनिटेशन और वाटर सर्वे, वाटर सैनिटेशन या फिर उनकी इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का ख्याल अगर रखा जाए तो जो केयर उनको प्रोवाइड की जा रही है वो मेंटेन रह सकती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो मज़ीद उनको नुकसान हो सकती हैं ये वाटर कंटामिनेशन और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन की वजह से। तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और अगर कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, वहाँ पे डिज़ास्टर आई हुई है जिसकी वजह से वाटर वहाँ की कंटामिनेट हुई है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेजर्स इन रिलीफ फेज़ के अंदर कौन कौन से मेजर्स किए जा सकते हैं? तो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड प्रोवाइड किया जाता है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाता है। अब इसका लास्ट और फिफ्थ फेज़ है रिकन्स्ट्रक्शन फेज़, जिसे हम रिहेबिलिटेशन या रिकवरी फेज़ भी कहते हैं। रिस्टोरिंग प्री डिज़ास्टर कंडीशंस। अब जो प्री डिज़ास्टर जो उनके कंडीशंस थे उन पेशेंट के, जो नॉर्मल उनके हालात थे, तो अब हमने दोबारा से वो हालात रिस्टोर करनी है। तो ये इस फेज़ के अंदर होती है। रीस्टेब्लिशिंग हेल्थ सर्विसेज, वहाँ के हेल्थ सर्विसेज अगर वहाँ डैमेज हो चुके थे तो उनको रीस्टेब्लिश करना। रिकन्स्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग डैमेज फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे डैमेज हुई है तो उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके रिपेयर करना। ये सारी चीज़ें जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन या फिर रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर आती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। वो क्या है? प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिज़ास्टर वेन एवर पॉसिबल। पहले तो ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना कोशिश किया जाए कि डिज़ास्टर को अकर होने से ही रोका जाए। अगर डिज़ास्टर को अकर होने से ही रोका जा सकता है तो ये सबसे जो है बेहतर एक मेजर है। उसके बाद मिनिमाइज़ द नंबर ऑफ़ कैजुअल्टी। अगर डिज़ास्टर को रोका नहीं जा सकता, डिज़ास्टर आनी है, आ गई है, तो कोशिश ऐसी करे कि जितना हो सके उतना जो है वो लोगों को कैजुअल्टी बनने से रोका जाए, उनको हादसे का शिकार होने से रोका जाए। रेस्क्यू द विक्टिम्स। अगर हो जाए शिकार, अगर लोग ज़ख्मी हो जाए तो उनको रेस्क्यू करना है, फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड करना है। इवाकुएट द इंजर्ड टू मेडिकल फैसिलिटी। उनको वहाँ से ले जाके मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचाना है, उनको ट्रांसपोर्ट करनी है। डिफिनिटिव मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करनी है। डिफिनिटिव मेडिकल केयर एक प्रॉपर मेडिकल केयर होती है। जो प्रॉपर मेडिकल केयर होती है जिसमें हर एक चीज़ को होलिस्टिकली देखा जाता है, उसको हम कहते हैं डिफिनिटिव मेडिकल केयर। कि जिस केयर का जो मकसद है वो पूरा हो जाए, उससे उनको फ़ायदा हो, उस केयर को हम डिफिनिटिव मेडिकल केयर कहते हैं। प्रमोट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लिविंग स्टेटस। अब लास्ट में जाके ये एक प्रिंसिपल है कि अब उनकी जो लिविंग स्टेटस है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स कि वो पहले डिज़ास्टर से पहले उनकी जैसी कंडीशन थी, जैसे वो नॉर्मली लाइफ जो है वो अपनी लीव कर रहे थे, उसी तरह दोबारा से उसमें उनको लेके जाना है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ास्टर प्लान। अब डिज़ास्टर के लिए जो प्लानिंग की जाती है तो उसके एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो लिखा है to provide prompt and effective medical care to maximum possible in order to minimize morbidity and mortality। डिज़ास्टर प्लान का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का मकसद ये होता है कि लोगों को भरपूर और इफ़ेक्टिव मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए एक मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक, जितना हो सके उतना, ताकि मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जो है वो मिनिमाइज़ हो सके, कम से कम हो सके। to optimally prepare the staff and institutional resources for effective performance in disaster situation। और दूसरा ये कि optimally जितना हो सके उतना सही तरीके से स्टाफ को और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज जो है उनको तैयार किया जाए ताकि डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। और थर्ड वन है टू मेक द कम्युनिटी अवेयर ऑफ द सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट कुड बी टेकन एट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यानी ये कि कम्युनिटी को भी अवेयर किया जाए कि कौन कौन से सीक्वेंस से स्टेप लिए जा सकते हैं उस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, ताकि वहाँ पे उस डिज़ास्टर के टाइम लोग जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी दोनों तरह से काम कर सके। और जब दोनों तरह से काम होगी तब जाके इफ़ेक्टिवली डिज़ास्टर मैनेज हो सकेगी।
कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए। कम्युनिटी को अगर इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये जाके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना सकती है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इज़ नॉट सोलली द वर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर। ये जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है, ये सिर्फ जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होते हैं, सिर्फ उनका काम नहीं होता। लोकल पॉपुलेशंस इन डिज़ास्टर स्ट्राइकन एरियाज़ आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू ए डिज़ास्टर। जो लोकल पॉपुलेशंस होती हैं उस एरिया में, जिस एरिया को डिज़ास्टर ने हिट किया हुआ है, तो वहाँ के लोग वो पहले लोग होते हैं जिनका फर्स्ट कांटेक्ट होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्ड होता है डिज़ास्टर के लिए। तो उनको ट्रेन करना है, उनको जो है इस काबिल बनाना है कि वो सही तरीके से अपने लिए एक्शंस ले सके। कम्युनिटी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विद द एजुकेशन। देखिए कम्युनिटी को तैयार करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्रेनिंग इन प्रिपेयर्डनेस मेजर्स के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए। बेसिक रेस्क्यू टेक्निक्स उनको सिखाने चाहिए, फर्स्ट एड टेक्निक्स उनको सिखाने चाहिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको सिखानी चाहिए, ताकि वो जल्दी से एक्शन ले सके। क्योंकि वो लोग होते हैं जिन पे वो मुसीबत आ रही होती है, और वो ख़ुद उसी टाइम जब एक्शन लेंगे तो फिर सही तरीके से मैनेजमेंट हो सकेगी, नुकसान कम से कम हो सकेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिज़ास्टर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका लास्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।